नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। थर्मल फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन क्रॉस सेक्शन। सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स विच यू मस्ट नो। ठीक है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के बारे में, तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस। तो जैसे मैंने बताया मॉलिक्यूलर कोलिजन्स पढ़ेंगे, फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मीन कोलिजन टाइम क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, समझ में आया। देन वी विल हैव कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो क्राइटेरिया क्या होगा कोलिजन के लिए, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ट्रांसपोर्ट फिनोमिना यदि हमें पढ़ना है, समझना है उसको पढ़ने से पहले। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की यदि बात करें तो देखो काइनेटिक थ्योरी हमारे पास क्या कहता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था। तो गैस मॉलिक्यूल्स दे हैव सम फाइनाइट साइज, तो वो रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर मोशन करेंगे। अब जैसे कि मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, तो ये ए के पास गया, फिर ए से कोलाइड किया, फिर बी के पास गया, बी से कोलाइड किया, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई। ठीक है ना। तो इस तरीके से रैंडम मोशन वो करता है। पहले यहाँ गया सपोज ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो दे आर इन रैंडम मोशन। तो इस तरीके से वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, दे हैव ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़ दैट दे कैन है। तो हम सारी पॉसिबल वेलोसिटीज़ का फिर क्या करते हैं, एवरेज भी निकालते हैं, समझ में आया। और हम एवरेज वेलोसिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, समझ में आया। ठीक है, अब देखो, लेकिन जब हम टू कोलिजन्स के बीच की बात करते हैं, है ना, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की यदि मैं बात करता हूँ, तो अभी आप जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। तो मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ए से टकराया, ठीक है, तो ए कोलिजन इसका यहाँ हो गया, फर्स्ट कोलिजन। फिर ये बी से जाके यहाँ पे टकरा गया, ठीक है, तो बी मॉलिक्यूल से यहाँ पे आके टकरा गया, समझ में आई चीज़ें। तो आप यदि देखो पहला कोलिजन कहाँ हुआ, ए पे, दूसरा कोलिजन कहाँ पर हुआ, बी पे। तो ये दो सक्सेसिव कोलिजन जो है इनके बीच में क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बी और सी के बीच में देखो एक, फिर ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स की मैं बात करूँ, एक इसकी और एक इसकी, तो यहाँ पे इनके बीच में कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा। ठीक है, सी और डी के बीच में कुछ और स्पीड होगी, लेकिन वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो होगी तो स्पीड ए बी सी डी के बीच में अलग अलग, समझ में आया। तो उसके लिए तो हम सारा एवरेज निकाल लेंगे, लेकिन दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल जो होता है दे मूव विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आया। और यही क्या होता है, मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, द रैंडम मोशन। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड कोलाइड विद ईच अदर, समझ में आया। वही हमारे पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर कोलिजन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्री पाथ की। अब देखो मॉलिक्यूल जो है अब ट्रैवल करेगा हमारे पास दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखो, अब पहले कोलिजन यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको मैंने सपोज यहाँ लैम्डा 1 से लिखा। और फिर बी और सी दो सक्सेसिव कोलिजन यहाँ हुए हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को मैंने लैम्डा 2 लिखा। फिर सी और डी के डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा, लैम्डा 3 लिखा। डी और के बीच के डिस्टेंस को मैंने लैम्डा 4 लिखा। तो फ्री पाथ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है जो मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सिंपल सी बात है, सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो फ्री पाथ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, समझ में। तो हमने देखो ए बी सी डी से इसको रिप्रेजेंट मैंने किया, हम देख सकते हैं। तो ये फ्री पाथ हो गया। तो फ्री पाथ क्या, जनरली अनइक्वल डिस्टेंस है। देखो ये वाला ज़्यादा डिस्टेंस है ना, ये कम डिस्टेंस है, ये उससे सबसे ज़्यादा हो गया इन तीनों में। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्टेंस है, कुछ तो क्या होंगे शॉर्ट डिस्टेंस होगी, कुछ क्या होगी रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस होगी, समझ में आया। तो हमें अब हमें क्या करना होता है, जैसे हम सारे मॉलिक्यूलर स्पीड जो होती है हम उसका क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी फ्री पाथ था हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आया, फ्री पाथ को हमने लैम्डा आई से डिनोट किया, तो हम क्या करेंगे, सभी का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो पहले फ्री पाथ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, है ना, समझ में आया। कोई डाउट है, सभी का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। और देखो जैसे यहाँ पे दो कोलिजन के बीच में की डिस्टेंस लैम्डा 1 है ना, तो अपॉन, तो ये नंबर ऑफ कोलिजन्स हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या होगा, वो मीन फ्री पाथ होगा। ठीक है, ये क्या फ्री पाथ है, समझ में आया। तो फ्री पाथ तो वेरी कर रहा है, कुछ शॉर्ट होता है कुछ लॉन्ग होता है, तो स्टेटिस्टिकली मेजर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। और हम मीन फ्री पाथ ले लेते हैं। तो मीन फ्री पाथ सिंपली क्या हो गया, एवरेज हो गया फ्री पाथ्स का। एवरेज लेंथ जो होगी ना फ्री पाथ की, वही क्या होगी, मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं मीन फ्री पाथ का डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डैश डैश दीज आर सब सक्सेसिव फ्री पाथ्स ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, इन टाइम टी। अब देखो, अब जैसे यहाँ से सपोज मॉलिक्यूल यहाँ आया, तो ये पूरा कुछ ट्रैवल करने में उसको समय तो लगा होगा, है ना। तो मान लो यहाँ से यहाँ आया, है ना, रैंडम इधर उधर ट्रैवल करता हुआ है, तो कुछ टोटल टाइम लगा हुआ होगा ना उसको, तो वही ये टोटल टाइम है, समझ में आया। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का हो गई उसकी, है ना।
तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ध्यान रखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, गड़बड़ मत करना, क्या टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। अब देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखो जैसे मैंने बताया था वो यहाँ से यहाँ आया है तो उसने टोटल टाइम कितना लिया, टी लिया है ना, और उसकी एवरेज मेरे पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, एवरेज जो डिस्टेंस है वो सॉरी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, वी टी मान लिया मैंने, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी, समझ में आया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर तो टोटल डिस्टेंस ही तो था मेरे पास, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई, और ये नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स, समझ में आया। तो ये है, तो इसको हम मीन फ्री पाथ को, ये एक फॉर्म हमारे पास ऐसे भी हो गई। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, ये एवरेज स्पीड हो गई मॉलिक्यूल्स की, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, वो क्या होगा ये, तो हम मीन फ्री पाथ ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब मीन कोलिजन टाइम की बात करें, अब देखो मीन कोलिजन टाइम क्या होगा, है ना। अब यदि आप इस डायग्राम को दोबारा से देखें ध्यान से, अब देखो टोटल टाइम की यदि मैं बात करूं, भाई देखो यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम कितना लगा, टी, टोटल टाइम मैं पूछ रहा हूँ, टोटल मीन टाइम नहीं। अब देखो देखो यहाँ से यहाँ कुछ टाइम लगा होगा T1, देखो ये कम पाथ है ना, तो जल्दी ट्रेवल कर लिया होगा, यहाँ मान लो T2 टाइम लगा होगा मॉलिक्यूल्स को इस कोलिजन में, CD ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में मान लो T3 टाइम लगा होगा, समझ में आया। तो जो सभी को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, ठीक है, यानी T1 T2 डैश 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 Tn, और अपॉन में क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ कोलिजन, तो मेरे पास एक क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आएगा, यही तो टोटल टाइम होगा सिंपली, ठीक है, समझ में आई बात। सॉरी ये मेरे पास मीन टाइम होगा, ठीक है ना, ये तो मीन निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या, ये हमने मीन निकाला है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा, मीन टाइम हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल टाइम होगा, सिंपली सभी को सम करने पे, तो ये टोटल टाइम आ गया, और ये मेरे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो ये क्या हो गया, मीन टाइम हो गया, ठीक है, कोई डाउट है। अच्छा, तो ये मेरे पास मीन कोलिजन टाइम है, ध्यान रखना। अब देखो सिंपल डेफिनेशन है, बेसिक्स आप रटने की बात नहीं, आराम से निकाल सकते हो। अब देखो यदि मैं मीन फ्री पाथ की बात करता हूँ, देखो मीन फ्री पाथ को और कैसे लिख सकते हैं, तो ये क्या डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो देखो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। देखो मीन पाथ लिया, फ्री पाथ लिया, तो मीन कोलिजन टाइम भी लेना पड़ेगा, मीन कोलिजन टाइम भी लेना पड़ेगा, समझ में आया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मीन फ्री पाथ लैम्डा लिखा था हमने, एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास, और मीन कोलिजन टाइम मैं ये लिखूंगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो कंफ्यूज नहीं हो, यदि मैं टोटल डिस्टेंस आपसे पूछूं, टोटल डिस्टेंस, तो मीन फ्री पाथ वाली डिस्टेंस नहीं कह रहा मैं, टोटल डिस्टेंस पूछूं, तो मेरे पास एवरेज स्पीड आएगी, तो यहाँ टोटल टाइम आएगा मेरे पास, टोटल डिस्टेंस निकालने तो टोटल टाइम आएगा, मीन फ्री पाथ निकालने तो मीन टाइम आएगा, समझ में आया। तो इन चीज़ में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने डिस्टिंक्शन कर दिया है पहले ही, ध्यान रखना, ठीक है। तो मीन कोलिजन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम, समझ में, मीन कोलिजन क्या है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ये टर्म भी मैंने आपको एक्सप्रेस कर दिया है। अब देखो बात करते हैं, देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ किससे लिखते हैं, पी से, पी। अब देखो जेड से भी लिखा जाता है, म्यू से भी लिखते हैं, पी से देखो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे ना, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी दैट वेदर द मॉलिक्यूल विल कोलाइड और नॉट, दैट्स व्हाई इट इज रिटन विद पी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, समझ में, एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, ये तो बेसिक सी डेफिनेशन होती है ना फ्रीक्वेंसी की, ये बेसिक डेफिनेशन है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यदि मैं एक कोलिजन लूँ और एवरेज टाइम लूँ, या मैं कहूँ मीन कोलिजन टाइम लूँ, तो वो मैं क्या लिखूंगा यहाँ टी, भाई दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम मैं, एक कोलिजन मैंने लिया तो इनके बीच का टाइम मैं यदि लूँगा तो वो मैंने टी लिखा। अब जैसे एवरेज टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/में टाइम पीरियड, समझ में, तो वही चीज़ है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरीके से मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स अपॉन में टोटल टाइम आ गया, ठीक है, समझ में, एक कोलिजन अपॉन में सॉरी एक कोलिजन कहने का मतलब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, समझ में आया। तो हम जब मतलब ये जो हमारे पास वन का मतलब सिंपली क्या हो गया मेरे पास कि ये पार्टिकल हो गया मेरे पास यहाँ पे ए, और ये पार्टिकल हो गया मेरे पास सिंपली बी, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, मीन टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। अब देखो और कैसे हम, हमारे पास लैम्डा हम जानते थे क्या होता था, वी, और ये एवरेज टाइम, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो और रिवर्स करके पी सी, मीन कोलिजन टाइम को, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का ऐसे भी आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक सी, तो ये आप ध्यान रखना है।
समझ में आया। अब जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस में एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर जो मीन फ्री पाथ आता है उसका 2 × 10⁻⁷ मीटर आता है। यानी दो मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करने से पहले वो कितना ट्रैवल करते हैं 2 × 10⁻⁷ मीन फ्री पाथ है, ठीक है। और एवरेज इंटर मोलिकुलर सेपरेशन कितना होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये इंटर मोलिकुलर, जैसे एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो एवरेज इंटर मोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁻⁹ मीटर। तो स्वाभाविक सी बात है लैम्डा क्या है मेरे पास, क्या है, मतलब देखो इंटर मोलिकुलर सेपरेशन का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ये डिस्टेंस समझ लीजिए आप, ठीक है। ये तो ये कितना है 3 × 10⁻⁹ मीटर। तो एवरेज फ्री पाथ जो होता है भाई, एवरेज फ्री, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ होगा, तो इन दोनों कोलिजन मीन फ्री पाथ ये आ गया मेरे पास, समझ में। तो ये कितना 2 × 10⁻, ये ज़्यादा ही होगा, है ना, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन से। तो इवन दो मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, है ना, तो जो मॉलिक्यूल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 ऑफ टाइम्स लार्जर देन द इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बिफोर सफरिंग अ कोलिजन, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है कंपैरिजन करके बताया गया, समझाने का तरीका बताया कि भाई मॉलिक्यूल्स इवन दो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देखने से लगेगा मॉलिक्यूल्स भाई एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, बहुत पास पास है ना। तो जब ये बहुत पास पास दिख रहे हैं, है ना, मैं कंपेरिजन यहीं से तो क्या कि भाई इंटरमोलिकुलर सेपरेशन तो ये है ना, और मीन फ्री पाथ देखो है, यानी मीन कोलाइड करने से पहले देखो कितना ज़्यादा वो ट्रैवल कर रहा है, लैम्डा बहुत ज़्यादा है इंटरमोलिकुलर सेपरेशन से। तो वही शो करने की कोशिश की कि इवन दो मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ट्रैवल वेरी लार्ज डिस्टेंस, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, आप देख सकते हैं कंपेरिजन करके, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स लार्जर देन द इंटरमोलिकुलर सेपरेशन। अब देखो मीन फ्री पाथ जो है स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, मीन फ्री पाथ 4 × 10⁻⁷, ठीक है, और ये क्या है 6 × 10⁻⁷ वेवलेंथ है, ठीक है। अब देखो तो ये तो वेवलेंथ होगी विजिबल लाइट की, और फ्री पाथ कितना होता है 2 × 10⁻⁷ मीटर, ये देखो तो कम तो है ही है, बस ये दिखाया गया, कंपैरिजन करके दिखाया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। कि भाई मेन फ्री पाथ जो होता है जनरली मॉलिक्यूल्स का, ऑक्सीजन की बात की जा रही है यहाँ पे, उसके लिए ना मेन फ्री पाथ कम ही होता है वेवलेंथ से, ठीक है। दिस इज नथिंग बट जस्ट अ कंपेरिजन, ठीक है, समझ में। लेकिन मच ग्रेटर देन एवरेज मॉलिकुलर सेपरेशन है, मैंने बताया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए यदि बात करें तो मीन फ्री पाथ बहुत ज़्यादा होता है इंटरमोलिकुलर सेपरेशन से, और मीन फ्री पाथ जो होता है कम होता है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से, ठीक है। अब बात करते हैं देखो कोलिजन क्रॉस सेक्शन की। तो देखो कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अब देखो मेरे पास क्या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये इससे क्या करेगा कोलाइड करना चाहेगा, ठीक है, क्या करेगा कोलाइड करेगा। अब देखो जब ये इससे कोलाइड करेगा तो इसके आसपास का वो एरिया जहाँ ये एंटर कर गया तो इससे समझो कोलाइड कर गया, है ना। अब इसके पास कोलाइड करने के लिए इसके पास तो आना चाहिए, तो कुछ तो एरिया होगा कि भाई इतने पास आने से कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। तो वो उसी अफेक्टिव एरिया को हम बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। अब मान लो उस आसपास का कुछ ऐसा एरिया होगा जहाँ पे भाई वो एंटर कर गया तो वो उससे कोलाइड कर जाएगा, उससे दूर रहा तो वो कोलाइड नहीं करेगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो यदि कोलाइड मान ली ये मॉलिक्यूल हो गया तो इसके ये आसपास का रीजन ऐसा भाई यदि इसमें एंटर कर गया तो ये इससे कोलाइड कर जाएगा, अन्यथा कोलाइड नहीं करेगा। तो वही कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या अफेक्टिव एरिया होता है प्रेजेंटेड बाय अ मॉलिक्यूल फॉर अ कोलिजन विद अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स टारगेट एरिया जो डिटरमाइन करता है वेदर मॉलिक्यूल विल कोलाइड और नॉट, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक एरिया नहीं होता मॉलिक्यूल का, जैसे मॉलिक्यूल होगा तो ये तो उसका ज्योमेट्रिक एरिया होगा, कोलिजन एरिया लगभग ही होगा, तो समझ में आया। तो ज्योमेट्रिक एरिया नहीं होता, अलग होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक एरिया एंड अफेक्टिव एरिया या हम कहें कोलिजन क्रॉस सेक्शन वो अलग होता है, ठीक है, समझ में आया। अब लेट अस सी इट इन डिटेल। तो कोलिजन का क्राइटेरिया की यदि बात करते हैं हम तो देखो पहले यदि मैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स लूँ, एक जैसे मॉलिक्यूल्स लूँ, तो दो आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर मॉलिक्यूल्स लिए, देखो ये अजम्पशन है हमारी, है ना, एक जैसे मॉलिक्यूल लिए हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस है, तो उसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ही हैं, लेकिन हमने उनको क्या माना है हार्ड स्फीयर मॉलिक्यूल्स की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, तो ये एक अजम्पशन है हमारी, ध्यान रखना। तो हार्ड स्फीयर मॉलिक्यूल्स की तरह तो जनरली होते नहीं हैं, क्या हार्ड होते हैं, नहीं, हार्ड स्फीयर की तरह तो नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। जब वो कोलाइड करते हैं उनका शेप भी चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं लेट अस अज्यूम दैट्स ड्यूरिंग कोलिजन दे आर हार्ड स्फीयर, ठीक है। और हर एक का डायमीटर क्या है डी, समझ में आया। तो ये मान लो एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसका डायमीटर पूरा कितना हो गया मेरे पास डी, ठीक है, और रेडियस d/2। तो कोलिजन कब ओकर होगा व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, समझ में आया, इक्वल टू और लेस देन डी। अब देखो जैसे एक ये मॉलिक्यूल हो गया मेरे पास, अब इमेजिन करो इसको यहाँ पे, ठीक है। अब एक और मॉलिक्यूल आ गया मेरे पास, बिल्कुल टच कर दिया मैंने, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो सेम मॉलिक्यूल है ना।
तो इनके जो सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस है वह कितने, देखो ये d/2, ये भी d/2, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई सेंटर टू सेंटर, डी डायमीटर डी है, तो ये d/2 रेडियस, ये भी d/2, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या आ गई d। अब यदि मॉलिक्यूल के सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस d है तो कोलाइड कर गया, देख लो आप देख सकते हो बिल्कुल कोलाइड कर गया नहीं। तो यदि सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस d है या d से क्या है कम, समझ में आया, डायमीटर से कम है, तो कोलिजन कब होगा, यदि डिस्टेंस जो होगी सेंटर से सेंटर के बीच की या तो वो डायमीटर हो या डायमीटर से कम। अब यदि ये डिस्टेंस जो है d है तो कोलाइड कर जाएगा, या d से कम हो तब भी कोलाइड कर जाएगा, d से ज़्यादा होगी ठीक है तो कोलाइड नहीं करेगा, समझ में। तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम दिस डायग्राम विच आई हैव ड्रॉन, समझ में। तो यदि डिस्टेंस जो है डायमीटर से ज़्यादा हो गए सेंटर टू सेंटर तो कोलाइड नहीं करेगा, और यदि डिस्टेंस कम है या इक्वल है डायमीटर से तो कोलिजन कर जाएगा, ठीक है, समझ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, और समझ में ये क्या है सेंटर, तो सेंटर से मैंने एक डिस्टेंस खींच दी d, तो अब सेंटर से मैंने एक डिस्टेंस d खींची, तो इस डिस्टेंस के अंदर जो कोई भी मॉलिक्यूल आएगा वो कोलाइड करेगा, है ना। अब भाई एक मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ सेंटर से मैंने एक डिस्टेंस खींच दी, तो ये एक डिस्टेंस मैंने खींच दी d, समझ में आया, ठीक है। तो इस डिस्टेंस के बीच में यदि कोई मॉलिक्यूल आएगा तो वो क्या करेगा कोलाइड। तो इसको यदि मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास हो गया कोलिजन क्रॉस सेक्शन एरिया। इस एरिया को मैं क्या कहूँगा, कोलिजन क्रॉस सेक्शन एरिया, और या मैं स्फेयर को क्या कहूँगा, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आप जैसे देख सकते हो सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस कितनी होगी d, ठीक है। तो इसके अंदर यदि कोई मॉलिक्यूल आएगा तो वो कोलाइड करेगा, अन्यथा कोई मॉलिक्यूल नहीं आया इससे दूर है तो कोलाइड नहीं करेगा। यही मेरे पास कोलिजन क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा मेरे पास, सर्कल की यदि मैं बात करूँ तो, है ना, तो ये πd², तो यही तो प्रेजेंट करेगा ना वो इसको मॉलिक्यूल को, समझ में आया, ठीक है। और ये स्फेयर 3D की यदि मैं बात करूँ ये स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इसको स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं सिंपली, ठीक है, कोई डाउट है। तो आप देख सकते हो जैसे एक मॉलिक्यूल है ये हिट कर जाएगा, लेस देन d है, ये भी हिट करेगा है, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो सेंटर टू सेंटर, देखो ये एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन d है, समझ में आया। तो देखो मिस कर जाएगा, आप देख सकते हो ये मैंने लाइन खींच के बताया, देखो ये मिस कर गया नहीं, इससे दूर है तो कोलाइड यहाँ पे इस केस में ये वाला मॉलिक्यूल नहीं करेगा, ठीक है। देखो इससे भी मिस कर जाएगा, ये हिट कर जाएगा क्योंकि सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो लेस देन d है, ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान रखना। तो विजुअलाइजेशन की वही मैं बात बढ़ता है, अराउंड ईच मॉलिक्यूल इमेजिन अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रेडियस d, तो सेंटर ऑफ अनदर मॉलिक्यूल एंटर करेगा तो कोलाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन है इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो ये मेरे पास कोलिजन क्रॉस सेक्शन आ गया, है ना, समझ में आया। तो ये डिस्टेंस हो गया d, ठीक है, दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, समझ में, ठीक है, सिग्मा हो गया। तो अफेक्टिव कोलिजन एरिया आ गया मेरे पास, तो ध्यान रखना। अब देखो क्या हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लो। तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये लिया मैंने, तो इसका रेडियस a1 है ना, एक मॉलिक्यूल ये ले लिया मैंने, है ना, इसका रेडियस मान लो क्या है a2। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास, जो डिस्टेंस आई है सेंटर टू सेंटर वो a1 प्लस के a2 आ गई। तो कोलिजन कब होगा, कोलिजन तभी तो होगा जो डिस्टेंस होगी इससे इक्वल होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, यानी ये कंडीशन जब मीट करेगी तो कोलिजन होगा, अन्यथा नहीं होगा, समझ में आया। यदि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मीन्स दे हैव डिफरेंट रेडियस, ठीक है, तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन उस केस में ही आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। तो ये सेंटर टू सेंटर आ गया ना डिस्टेंस, तो अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि, है ना, यहाँ पे ये किस फिर इमेजिन कर सकते हैं ये उसके सेंटर हो गया, रेडियस होगी, तो इस रीजन में आएगा तो कोलिजन होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखो जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन है ये फिजिकल एरिया तो नहीं है सिंगल मॉलिक्यूल का, स्वाभाविक सी बात है, देखो सिंगल मॉलिक्यूल तो ये है तो सिंगल मॉलिक्यूल का फिजिकल एरिया तो यही होगा, लेकिन कोलिजन क्रॉस सेक्शन एरिया ये है तो स्वाभाविक सी बात है कि फिजिकल एरिया तो है ही नहीं, है ना। अफेक्टिव एरिया है जो डिटरमाइन करता है वेदर कोलिजन विल टेक प्लेस और नॉट व्हेन मॉलिक्यूल विल एंटर इन दिस एरिया, ठीक है, समझ में। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के लिए ये होता है, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो इट डिटरमाइंस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करता है। अब लार्जर एरिया मीन्स हायर चांस ऑफ कोलिजन। अब भाई एक मॉलिक्यूल हो गया उसका ये अफेक्टिव एरिया हो गया, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कोलिजन के, समझ में आया। मोर मॉलिक्यूल्स विल कम इट कैन कोलाइड विद द पार्टिकल, ठीक है, समझ में आया। थर्ड लिमिटेशंस क्या है, हार्ड स्फीयर मॉडल की ध्यान रखें। देखो हमने हार्ड स्फीयर मॉडल में देखो मॉलिक्यूल्स हार्ड नहीं होते, रिजिड स्फीयर नहीं होते हैं, ठीक है, और अफेक्ट
डिस्ट्रक्टिव साइज होता है वेरी कर जाता है ड्यूरिंग कोलिजन, है ना। कोलिजन एनर्जी, अब एक मॉलिक्यूल इससे टकराया, ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे में, तो दे कैन डेफिनेटली इन्फ्लुएंस देयर साइज। कोलिजन एनर्जी जो होगी, टेम्परेचर क्या है ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हार्ड स्फीयर नहीं होते, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन देयर साइज में गेट डिफर, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, हार्ड स्फीयर मॉडल का ये तो गड़बड़, इंटरनल स्ट्रक्चर इग्नोर कर दिया, इनइलास्टिक कोलिजन्स, क्वांटम इफेक्ट्स, सो दीज वर द थिंग्स विच वर टोटली इग्नोर्ड, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस है। तो क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट ट्रीट क्या है ना, वो डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी पर भी, कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, उस हिसाब से पार्टिकल अप्रोच भी करेगा उस एरिया को या नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी इतनी कम है कि अप्रोच ही नहीं कर रहा है, चाहे बेशक उसके एरिया के विद इन रीच, तो कोलाइड नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो जो लिमिटेशंस है हार्ड स्फीयर मॉडल के, समझ में आया चीज़ें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।